हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है रिलायंस की। तो रिलायंस ने रशियन ऑयल खरीदना फिर से शुरू कर दिया भाई। फरवरी मार्च की डिलीवरी अभी से प्लान शुरू हो गए हैं भाई उनके। कहीं ना कहीं इंडिया को कोई सैंक्शन का डर नहीं लग रहा भाई। यूएस को जो करना है कर लो भाई, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प झुकते हुए दिखाई दिए भाई। अभी आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में कि क्या हो रहा है उनके साथ में। बाकी नितिन कामत जी का कहना है कि जो मार्जिन ट्रेडिंग लोन चल रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। बहुत सारे लोग लिक्विडेट होते हुए दिखाई देंगे। देखो उनका लॉजिक बताता हूँ। मार्जिन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? अभी मुझे शेयर मार्केट में ट्रेड करना है, मुझे लगता है कोई एक्स कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपए का उसका शेयर ले लिया। अब सिंपल सी बात, अगर वो 10% ऊपर जाता है तो मुझे 110 रुपए मिल जाएंगे। ये है नॉर्मल शेयर मार्केट में जो हम करते हैं। बट एक चीज होती है मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग में क्या होता है, मैं एक तरह से जो ब्रोकर होता है उससे लोन ले लेता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि भाई ठीक है, मैं तेरे को कमीशन दे दूंगा, बट इन रिटर्न मेरे को 10x का लेवरेज दे दे। 10x का लेवरेज मतलब मैं जितना पैसा लेके बैठा हूँ उसका 10 गुना ज्यादा कर दे। मेरे 100 रुपए अब 1000 रुपए हो चुके हैं। अब अगर वही मार्केट 1% ऊपर जाती है तो मुझे 10% का फायदा होगा। अगर वो 10% जाती है तो मुझे 100% का फायदा होगा। पर कहानी ये है, जो नितिन कामत जी का कहना है, कि अगर डाउन टर्न आता है, अचानक ही कोई नेगेटिव खबर आती है जिस चक्कर में शेयर प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखाई देते हैं, तो बंदे लिक्विडेट हो सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब क्या हुआ, 80-90% के आसपास जब आप पहुंचोगे नेगेटिव के अंदर, तो ब्रोकर कहेगा भाई इसका पैसा खत्म करो, हो गया जो होना था। तो आप सोच के बैठे थे कि 100 रुपए डालूंगा और उसको 1000 रुपए बना के और पैसा कमाऊंगा, बट कहानी यूं ही मार्केट थोड़ी सी नीचे गई और आपका सारा का सारा पैसा लिक्विडेट होता हुआ दिखाई दिया। लिक्विडेट अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो अगर आप 10x के लेवरेज के ऊपर खेलते हो और मार्केट 10% फ्लक्चुएट करती है तो आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, आपका पूरा पैसा उड़ जाएगा। बट रियलिटी में 10% होता नहीं है, 9-9.5% के आसपास में ही आप लिक्विडेट हो जाते हो। और सबसे सैड स्टोरी ये है कि जब मार्केट नीचे क्रैश करती है तो इंडिया जैसी मार्केट के अंदर सब लोग बेचने पे लगते हैं, खरीदने वाले बहुत कम होते हैं। तो मार्केट मान के चलो नीचे क्रैश कर रही है, आप बेचने की कोशिश कर रहे हो, पर कोई खरीदने वाला ही नहीं है। जब तक कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा, आपका लॉस बनता चला जाएगा और आप लिक्विडेट हो जाओगे। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बात करी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अभी रिसेंटली सेबी ने भी इसके ऊपर बहुत कुछ किया, जहां पर रेगुलेशंस लेके आए कि इतना पैसे से ही आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं ये मार्जिन ट्रेडिंग एक खतरनाक सीन है। और क्रिप्टो के अंदर तो ये बहुत ज्यादा चलती भी है। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे नशा टाइप का हो रखा है भाई। क्रिप्टो के अंदर मैं ट्रेड करता रहता हूँ और ये सूखा नशा है। मतलब मैं इसको सट्टे की तरह ही मान के चल रहा हूँ। मैंने 2100 रुपए डाले थे और ऑलमोस्ट मेरे 80-90 हजार रुपए निकाल लिए और अभी मेरे पास अकाउंट के अंदर 10-12 हजार रुपए पड़े हैं, जिसमें से 5-6 हजार रुपए का मैं ट्रेड मारता रहता हूँ। ऊपर पॉजिटिव हो जाता है, जब प्रॉफिट आ जाता है थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के फिर वो कैपिटल वहीं की वहीं पड़े रहने देता हूँ। मुझे लॉसेस हुए पर मजा आ रहा है, एक सट्टे वाला सीन है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर आप ट्रेड करते हो तो। बट कहानी ये है, जब मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत तेज आती है तो स्टॉप लॉस भी काम नहीं करते, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं होती है। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इस चक्कर में शायद आप सेटल डाउन हो सकते हो। और एक चीज और क्लियर कर देता हूँ भाई, प्लेटफॉर्म बाय प्लेटफॉर्म भी मैटर करेगा। अगर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बाइनेंस की तरफ जाओगे तो वहां पे आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा बंदे बैठे हैं। और अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर पे जाते हो जो कि उनसे लिक्विडिटी लेके बैठा है, या फिर उसकी खुद की छोटी सी लिक्विडिटी है, तो उसकी लिक्विडिटी कम होगी। इसका मतलब आप बेचने के लिए जाओगे तो हो सकता है आपको इंस्टेंट ना बिके, 10 सेकंड 15 सेकंड बाद बिके। और 10-15 सेकंड में भी बहुत सारी चीजें फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देती है क्रिप्टो के अंदर। बाकी उड़ीसा की बात करके चले तो उन्होंने भाई ऑल टबैको प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है और ये बहुत ही बढ़िया चीज करी गई है। 21 तारीख से ऐसा लागू हो गया है। मेरे हिसाब से हर जगह पे करना चाहिए, पर वही है ना, गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन होती है, इस चक्कर में ये चीजें रुक जाती है। बाकी भाई फोन पे का आईपीओ आ रहा है, तो वॉलमार्ट ने 9% स्टेक सेल करने हैं इस आईपीओ के अंदर। अब फोन पे के अंदर एक बड़ी चीज देखो भाई, मार्केट शेयर बड़ा लेके बैठा है। हमने कल वाली न्यूज में बात भी करी थी, इनके नंबर थोड़े बेटर होते हुए दिखाई दिए हैं। बट ये जो आईपीओ निकाल रहे हैं इसके अंदर ऑफर फॉर सेल ही देखने को मिल रहा है। और अभी जो नंबर्स निकल के आए हैं ना भाई, फोन पे ने फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 1441 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। इनका रेवेन्यू 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और बहुत मोटा लॉस रिपोर्ट किया है भाई। 20% ईयर ऑन ईयर इनका लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और रियल मनी गेमिंग के चक्कर में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है इनको, पर वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। इनका रियल मनी गेमिंग का जो रेवेन्यू है वो आधा होता हुआ दिखाई दिया, 71 करोड़ पे पहुंच गया। बट यहाँ पे हम 1450 करोड़ के आसपास का लॉस की बात कर रहे हैं नेट लेवल के ऊपर। बाकी एक साइड दीपेंद्र गोयल जी देखो, उन्होंने अपने 1000 करोड़ के ई सॉप्स को छोड़ दिया।
अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ी है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं जो एटर्नल्स है ज़ोमैटो की पेरेंट कंपनी है उसका पार्ट नहीं रहूँगा। मैं ठीक है कंपनी के बोर्ड में रहूँगा, देखूँगा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बट मैं कुछ बड़ी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहता हूँ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। बट भाई 1000 करोड़ का उन्होंने ईसॉप छोड़ दिया। अब इसकी वजह से एटर्नल का जो ईसॉप पूल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बट मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा ईसॉप छोड़ना ये बड़ी बात है। देखो कहानी क्या होती है, ईसॉप मतलब आपको एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन है, आपके पास मर्जी है आपको ये स्टॉक्स को कन्वर्ट करना है या फिर नहीं करना। इन्होंने नहीं किया, बट अगर ये कन्वर्ट कर लेते तो इनको टैक्स वैक्स छोटे से कुछ पेमेंट देनी होती और इन रिटर्न इनको 1000 करोड़ रुपए मिल जाते। मान के चलो वेस्ट कराने का इनको 100 करोड़ रुपए लग जाता, बट 900 करोड़ का प्रॉफिट था। बट इतना बड़ा नंबर इन्होंने छोड़ दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने तो भाई इस गवर्नर सिग्नल को बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रेस किया है, बट कहीं ना कहीं जिस तरीके से छोड़ के गए ये भी थोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है। अचानक ही हुआ है सब कुछ। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आगे लाता रहता हूँ। इसके अलावा एयर इंडिया की बात करके चले तो वो फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर 1.6 बिलियन डॉलर का लॉस एक्सपेक्ट करके बैठे हैं भाई। और इसके पीछे जो बोइंग क्रैश हुआ है वो तो है ही, प्लस पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद हो गया है, ईरान के अंदर डिसरप्शन चल रहे हैं, इस चक्कर में इनकी फ्लाइट घूम के निकलती है, मार्जिन बन नहीं पा रहे, इस चक्कर में सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 11 से 14% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है, बट कहीं ना कहीं बहुत मोटा लॉस भी कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की बात करके चले तो भाई उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने कह दिया है कि भाई ग्रीनलैंड अब हम नहीं ले रहे हैं। मोटा मोटी बात यह है कि उनकी कोई डिस्कशन हुई है नेटो के अंदर कहीं पे भी, और उनको लगता है कि भाई ठीक है बात को खत्म किया जाए। वे इनके पोस्ट को भी देखते हैं, उसमें क्लियर इंडिकेशन है, कोई भी अतिशोक्ति नहीं करी है, कोई एग्जैजरेशन नहीं किया, मैं ये हूं मैं वो हूं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्लियर है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस वो जाएंगे और डिस्कशन करेंगे किस तरीके से सारी चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं। मुद्दा यही है भाई, इनको ग्रीनलैंड हथियाना नहीं है, ग्रीनलैंड में एक जगह चाहिए जहाँ पे अपना बेस बना सके। बेस बनाने के बाद में इनकी थ्योरी ये है कि अगर रशिया से मिसाइल आती है तो उसको हम ग्रीनलैंड में ही इंटरसेप्ट करके खत्म कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात, अगर ऐसा कुछ कलेश होगा ना तो फिर बहुत बड़ा कलेश होगा। फिर ग्रीनलैंड आए या कुछ भी आए, कलेश तो कलेश ही होगा। बाकी मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में इस टाइम पे कोई इतना पागल होगा जो इस लेवल का कलेश करेगा। बाकी सैम ऑल्टमैन की बात करके चले तो वो 50 बिलियन डॉलर का एक और राउंड रेस कर सकते हैं भाई। अभी मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर से वो मिलके आया है, अभी तो रिसेंटली पैसा रेस किया था भाई। 500 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर बहुत कुछ सुनने में आ रहा था। अभी कहा जा रहा है ये जो नया फंडिंग राउंड होगा 750 से 830 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पहुंच जाएगी। भाई चल क्या रहा है ये, मतलब अभी मेरे को याद है कुछ ही टाइम पहले हमने 1 ट्रिलियन डॉलर की एक कंपनी देखी थी, उसके बाद बहुत सारी 1 ट्रिलियन होती हुई दिखाई दी और अब तो बहुत बड़ी बात हो गई है। और पिछले कुछ टाइम में तो 4-4 ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनीज दिखाई देने लग गई है। बट अभी हम देख रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी जो इन्वेस्टर का पैसा रेस कर रही है भाई, वो ट्रिलियन डॉलर के आसपास जा रही है। अगर हम स्पेसएक्स की बात करके चले तो जुलाई के अंदर उनका आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा और रिपोर्ट्स की मान के चले तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर भाई आईपीओ आ सकता है। अगर देखोगे इनका जस्टिफिकेशन ये है कि भाई हमारा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ 2024 के अंदर 350 बिलियन डॉलर की इनकी वैल्यूएशन थी और 12 बिलियन डॉलर का इनका रेवेन्यू था। 2025 में वो 800 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे जाते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यू इनका 15 बिलियन पे गया और 2026 के अंदर ये प्लान कर रहे हैं कि भाई इनका रेवेन्यू 22 से 24 बिलियन डॉलर तक जाता हुआ दिखाई देगा और 1.5 ट्रिलियन डॉलर का ये आईपीओ निकालते हुए दिखाई देंगे। यूएस में तो भाई अनाप शनाबी वैल्यूएशन चल रही है अगर देखा जाए तो। बाकी अगर हम जेपी मॉर्गन की बात करके चले तो उनको 180 मिलियन डॉलर मिल गए भाई, जो वार्नर ब्रदर नेटफ्लिक्स का मर्जर होने वाला है उसके अंदर। अभी देखो ये मर्जर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, रीजन क्या है, अभी Q3 कंप्लीट होने का वेट है। उसके बाद वार्नर ब्रदर्स अपने आप को 2 टुकड़ों में बांटेगा, जहाँ पे स्ट्रीमिंग वाला बिजनेस अलग हो जाएगा और केबल टीवी नेटवर्क अलग हो जाएगा। केबल टीवी वाला पड़ा रहेगा और जो स्ट्रीमिंग वाला है वो नेटफ्लिक्स वाले ले लेंगे। बाकी पिछले कुछ टाइम के अंदर बैंकर्स ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया भाई, बैंकर वाली इंडस्ट्री बढ़ती हुई दिखाई दी है। बाकी अगर हम गोल्डमैन सैक्स की बात करके चले तो उनका कहना है कि 2026 के एंड तक $5400 पे गोल्ड जाता हुआ दिखाई देगा, जो अभी 48-49 के बीच में चल रहा है। इनके हिसाब से भी 10% और इंक्रीमेंट आ सकता है गोल्ड प्राइसेस के अंदर। इसका मतलब इनके हिसाब से गोल्ड के प्राइसेस घट तो नहीं रहे हैं। बाकी एनवीडिया के चाइना के मार्केट शेयर की बात करके चले तो वो 8% पे आ गया भाई 2026 के अंदर, और ये इनके लिए अच्छी चीज नहीं है। 2024 के अंदर 66% का नंबर था, ये 2026 के अंदर 8% आ गया। स्पेशल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। कहीं ना कहीं चाइना के अंदर हुआवे को एक अपॉर्चुनिटी मिली एनवीडिया के बैन की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी हुआवे को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हुआवे की एडॉप्शन चाइना के अंदर बढ़ती हुई दिखाई दी। ऑल्दो इनकी टेक्नोलॉजी सुपीरियर नहीं है एनवीडिया से,
बट इनका ये कहना है कि ठीक है, एनवीडिया की एक चिप हमसे बेहतर होगी, हमारी 4 चिप जुड़ के उनकी एक चिप से तो बेटर हो सकती है ना, तो हम 4 जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाकी अभी यूएस की नई पॉलिसी आई है, उसके हिसाब से जो इनके लेटेस्ट जीपीयूज है वो H200 वाले वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, बट चाइना वाले कह रहे हैं भाई अब हमको नहीं चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर मैं डीप सीक की बात करके चलूँ तो उन्होंने बहुत ट्राई किया हुआवे वाले जीपीयू से, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उनकी प्रोग्रेस स्लो होती हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि एनवीडिया की तरफ वो स्विच होते हुए दिखाई दे। बाकी इंडिया की बात करके चले, जो डिस्कॉम कंपनीज है जो बिजली प्रोवाइड करती है, उन्होंने 2700 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। 10 साल से लॉस कर रहे थे भाई, ये बड़े चीजें, ये भी पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो इनकी पेमेंट साइकिल है वो इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, लेट पेमेंट रूल्स लेके आए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दी है। बाकी जो ट्रांसमिशन के लॉसेस होते हैं उसको भी इंप्रूव किया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। बाकी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 13-14 के अंदर 68,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस किया था भाई, उस टाइम पे ये क्राइसिस पीक पे थे। और अगर हम आज की बात करके चले तो प्रॉफिटेबल है। इससे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर भी 25,500 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया था इन्होंने। 25,000 की बात कर रहे हूँ। बाकी टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक की बात करके चले तो उनको 4373 करोड़ का हिट हुआ है उनके प्रॉफिट के ऊपर, लेबर कोड कॉस्ट के चक्कर में। बेसिकली नवंबर 2024 के अंदर लेबर कोड लगा है, जिसके हिसाब से आपको बेसिक पे जो है वो हायर देनी पड़ेगी, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, सोशल सिक्योरिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर्स देने पड़ेंगे, आवर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, नाइट शिफ्ट्स को देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर पीसीएस की बात करके चले तो उनका मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ा है, 25.2% के आसपास ही बैठे जो कि पहले भी थे। बट इन्फोसिस की बात करके चले तो उनका मार्जिन 18.4% पे आ गया, जो कि पहले 21% पे था। एचसीएल टेक का तो इनफैक्ट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 18.6% पे जाता हुआ दिखाई दिया है। तो क्या लेबर कोड की वजह से होता हुआ दिखाई दिया है या फिर ओवरऑल जो एआई के अंदर सब कुछ हो रहा है उसकी वजह से होता हुआ दिखाई दिया है? बाकी सैनडिस्क की बात करके चले तो उनके शेयर्स 2026 के अंदर 118% बढ़ते हुए दिखाई दिए भाई। ये अभी की बात है, अभी जनवरी में बैठे हैं हम 2026 के अंदर। क्या चल रहा है भाई? जैसे पहले हमने एनवीडिया का बूम देखा था, क्या अब ये एसएसडी वाली स्टोरेज वाली कंपनीज भागती हुई दिखाई देगी? सैमसंग भी ऐसे ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न डिस्क भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, माइक्रोन भी, सबके सब बढ़ते हुए दिखाई दिए। और रीजन क्या है? शायद एनवीडिया के सीईओ ने भी सीएस के अंदर बोला था कि अभी जो स्टोरेज है वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, या फिर एनवीडिया भी स्टोरेज की तरफ और एक्सपैंड करने का सोच रहा है। अच्छा, इस चक्कर में सब कुछ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी अगर सैनडिस्क की बात करके चले तो 2025 पे 550% का रिटर्न उन्होंने दिया है और इस साल के अंदर 111% का रिटर्न दे चुके हैं अभी तक। वेस्टर्न डिस्क ने 360% का दिया था पिछले साल, माइक्रोन ने 210% का, सीगेट ने 200% का। इस साल भी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और ये अभी एक महीने की बात कर रहे हैं। सीगेट ने 12% रिटर्न दिया है, जो कि सबसे लोअर है अगर देखा जाए इस कैटेगरी के अंदर। बट भाई एक महीने के रिटर्न की बात कर रहे हैं हम ये। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की बात करके चले तो वो हुआवे और ZTE के इक्विपमेंट्स को बैन करने का प्लान कर रही है। चाइना का कहना है भाई ये गलत बात है, प्रोटेक्शनिस्ट हो आप, फेयर कंपटीशन को रोक रहे हो, फलाना मकाना। कहीं ना कहीं भाई मुझे लगता है हुआवे के साथ बहुत बुरा होता है। हुआवे बढ़िया फोन बना रहा था, बढ़िया काम कर रहा था, चाइना से लिंक थे, इस चक्कर में हुआवे को भाई भगा दिया यूएस वालों ने। इंडिया से भी बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट होती हुई दिखाई दी। इंडिया में ऑनर था और मार्केट बना रहा था, फिर चला गया। फिर यूएस ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं देंगे, ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। बेचारों ने पूरा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ग्राफिक कार्ड के ऊपर काम करा, सब कुछ के ऊपर काम किया और एंड टू एंड भाई अब सब कुछ काम कर रहे हैं। हर चीज ये बना के दे रहे हैं बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर। अब वही है ना, चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से यूएस को नीचे गिरा रहे हैं, कहीं ये ना हो फ्यूचर की जो सुपर पावर हो चाइना हो, और इसी चक्कर में सबके सब डरे पड़े हैं भाई चाइना को रोको, चाइना को रोको, चाइना को आगे नहीं जाने देना। और ये ना हो भाई इंडिया जीत जाए रेस। भाई मुझे लगता है इंडिया के रेस जीतने के चांसेस बहुत पीछे है, अभी अभी बहुत पीछे है यार। ठीक है, देशभक्ति के अंदर हम बोलते हैं हमारा देश सबसे महान, हम सब कुछ अच्छे, पर बहुत सारी चीजों में भी हम पीछे है, टेक्नोलॉजी वाइज भी, सोच वाइज भी, फंड्स वाइज भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत सारी चीजों के अंदर। बाकी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात करके चले तो वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2025 की बात करके चले $47 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने एक्सपोर्ट किया है। 2024 के अंदर ये नंबर
$34.93 बिलियन पे था, 37% का राइज आया है। और 47 बिलियन में से $30 बिलियन तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने ही लिया है, क्योंकि पीआई स्कीम चल रही है और उसमें भी स्पेशली एप्पल ने ही सारा रोल प्ले किया है। दिसंबर का महीना पीक आता हुआ दिखाई दिया है, ईयर ऑन ईयर 16.8% राइज दिखाई दिया है दिसंबर के महीने के अंदर। $4.17 बिलियन का ही दिसंबर में एक्सपोर्ट कर दिया हमने। अब इंडिया का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है $55 बिलियन का। बाकी टैरिफ वगैरह लग रहे हैं, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, क्या ये अचीव होगा पता नहीं, बट भाई मार्केट तो पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दी है। पिछले कुछ टाइम से नेगेटिव थी, कल मार्केट पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दी है। आज देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। बाकी ओवरऑल आप देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। एटर्नल्स नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि दीपेंद्र जी छोड़ के जा रहे हैं, बट ये जो ईसॉप पूल वाला सीन किया ना भाई, ये एक पॉजिटिव साइन है। बट दूसरी साइड पे दीपेंद्र जी जा रहे हैं, उसकी वजह से एक नेगेटिव साइन भी है। अचानक क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया वगैरह वगैरह, एक माहौल बनाना चाहिए था, उसके बाद होना चाहिए था। क्या ये पहले से डिसाइडेड था? क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट किया, लोगों को लगता है वो पॉडकास्ट प्लान था, पीआर किया गया था, ताकि ये जो डिलीवरी वाला सीन है उसको रोका जा सके, उसको थोड़ा नरेशन चेंज किया जा सके। और एक्चुअली उन्होंने पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि वो कंपनी के सीईओ नहीं बनना चाहते थे। उनको भाई घबराहट होती थी कि ये चल रहा है, इतना बड़ी कंपनी बना पाऊंगा, ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा। तो सीईओ एक और भी लाए गए थे। तो क्या वो एक तरह से एक सटल हिंट था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं? पता नहीं भाई, ये तो अभी कुछ टाइम बाद ही कहानी पता लगेगी, जब मार्केट में बातें आएगी पूरी पूरी, तब पूरी पूरी बातें समझ में आती है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग रॉफल। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।